अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमने जो एसएलओस देखने थे लास्ट टाइम हमने देखा व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप। आपको कोई भी आइसोटोप दे दिया जाए, आपको आराम से पता चल सकता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं। ये कोई मसला नहीं है आपके लिए। आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है, कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द रिलेटिव मास एंड द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। और सेकंड एसएलओ है, कैलकुलेट द रिलेटिव मास ऑफ एन आइसोटोप गिवन द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड अबंडेंस ऑफ ऑल स्टेबल आइसोटोप। इन दो एसएलओस को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये आपके सामने एक मशीन है जिसको हमने पढ़ना है। इस मशीन का नाम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, अ टूल टू स्टडी आइसोटोप। इस मशीन की खास बात क्या है? इस मशीन की खास बात यह है कि इस मशीन में आप कोई भी सैंपल आप ऐड करो, ये मशीन आपको बता देगी कि जो आपने सैंपल ऐड किया है, मसलन आपने नियोन गैस ऐड की है इसके अंदर, या आपने मैग्नीशियम रखा है, या आपने कार्बन रखा है, कोई भी एलिमेंट आपने एज अ सैंपल इसमें प्लेस किया है, तो ये मशीन आपको बताएगी उस सैंपल के अंदर कितनी तरह के आइसोटोप्स हैं, किसकी तादाद ज्यादा है, किसकी तादाद कम है, और साथ साथ ये मशीन आपको यह भी बताएगी कि किस आइसोटोप का कितना मास है। तीन बातें बताएगी, नोट कर लो, तीनों हमने आज देखनी है। क्या बताएगी? जिस एलिमेंट को एज अ सैंपल हमने डाला है उस एलिमेंट के बारे में बताएगी, उसमें कितनी तरह के आइसोटोप्स हैं, किसकी तादाद ज्यादा है, किसकी तादाद कम है, यानी एग्जैक्टली हमें तादाद भी पता चलेगी, जिसे हम अबंडेंस कहते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, यह मशीन हमें क्या बताएगी कि किस आइसोटोप का मास कितना है, किस आइसोटोप का मास कितना है। ठीक हो गया। चले मैं सिमुलेशन की तरफ चलता हूं, फिर हम इस मशीन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सैंपल है नियोन। अभी सिमुलेशन में देखते हैं कि नियोन के कितने आइसोटोप हो सकते हैं। ये तो हम सिमुलेशन में देखेंगे, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। देखो जी, ये नियोन एक नजर आ रहा है आपको जिसमें 10 प्रोटॉन है, जो कि 10 ही रहेंगे, ये नहीं चेंज हो सकते। प्रोटॉन नंबर तो फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है, न्यूट्रॉन भी 10 है। तो नियोन 20 का मतलब क्या है कि इसका जो मास नंबर है, मास नंबर में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को बेसिकली क्या करते हो, जमा करते हो। तो जमा करके आपको जवाब मिला 20। अब एक न्यूट्रॉन और एंटर कर देते हैं, 21, और नियोन अभी भी स्टेबल है। इसका मतलब नियोन 20 वाला भी मिलेगा आपको नेचर के अंदर, नियोन 21 वाला भी आपको नेचर में मिलेगा क्योंकि ये स्टेबल है। नियोन 22 वाला भी आपको मिलेगा क्योंकि ये भी स्टेबल है। यानी नियोन की तीन तरह की वैरायटीज हैं, 20, 21, 22, तीनों स्टेबल है। एक न्यूट्रॉन और एंटर करता हूं, देखो अनस्टेबल हो गया, यानी नियोन 23 आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। आप लोग लैब में चाहो तो बना लो, आप लोग चाहो बना लो, आप लोग तो 24 वाला भी बना सकते हो। फिर इस तरह लेबोरेटरी में हम ये कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं किसी भी एटम के अंदर ना, ये आजकल होता है। लेकिन 24 और 23 नेचुरली नहीं मिलेंगे। नेचुरली कौन कौन मिलेगा? 22 स्टेबल है, 21 स्टेबल है, 20 स्टेबल है। तीन तरह के नियोन के आइसोटोप हैं। अच्छा, यहां देख भी लेते हैं, ये देखो ये नियोन है, नियोन के देखो 20, 21, 22। अब देखो अगर मैं एक नियोन एंटर कर देता हूं, 20 वाला, एक 21 वाला, एक 22 वाला, तो कितने कितने परसेंट है? 33%, 33%, 33%। अगर मैं 20 वाला ज्यादा कर देता हूं, 20 वाला 21 वाला कम कर देता हूं, 22 वाला इस तरह करता हूं, तो इनकी परसेंटेजेस एक दूसरे के हिसाब से आ गई हैं। ठीक है, 20 वाला और कर देता हूं,
ये देखो 54% 20 वाला है, ग्रीन वाला 27 है, यानी कि जो नियॉन 20 है वो 54% है, नियॉन 21 27% है, नियॉन 22 18% है। ये मैंने मिक्स किया है, ये मैंने किया आपके सामने। लेकिन नेचर तो मेरी मर्जी पे नहीं चलती, नेचर तो चलती है इस असूल पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वही सबसे ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर माई मिक्स की जगह पे, यहां देखो ना माई मिक्स लिखा हुआ है, ये मैंने खुद मिक्स किया है, माई मिक्स की जगह पर नेचर मिक्स कर देता हूं। नेचर मिक्स का मतलब क्या है कि नेचर ने जो नियॉन हमारे लिए रखी है हवा के अंदर, उसके अंदर यानी एयर में नियॉन पाई जाती है, लेस देन 1% इसकी मिकदार है हवा में। तो हवा में जो नियॉन हमें मिलेगी उसमें 99% 20 वाली नियॉन 20 गैस मिलेगी जिसका मास नंबर 20 है, और जो हमारे पास नियॉन 21 है वो आप देखो डेटा में, ये आपको साइड पे चार्ट नजर आ रहा है, 0.27% है। बस इसको फुल स्क्रीन करें, देख लें परसेंटेज कंपोजिशन में, और नियॉन 22 9.25% है। ये परसेंटेज हमें बताई किसने? नेचर ने तो रखी हवा में, लेकिन ये परसेंटेज हमें कैसे पता चली? हमें इस मशीन की मदद से पता चली। ये पीपीटी खोले, जिस मशीन का नाम क्या है बेटा? मैस स्पेक्ट्रोमीटर, और इसको मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं प्रोसेस को। आज हमारा टास्क है इस मशीन को समझना, ये मशीन कैसे काम करती है और ये मशीन हमें कैसे कैलकुलेट करके देती है। तो शुरू करते हैं जी इस मशीन को समझना। अच्छा जी, इसको जरा जूम कर सकते हैं, इसको जरा जूम करें जरा, तस्वीर और बड़ा कर दें, ये इधर से शुरू हो जाए। अच्छा, मैं बड़ी तस्वीर को बड़ा करके समझाना चाहता हूं ताकि आपको और बड़ा कर दें इसको। हाँ जी, अब बस उसको थोड़ा ऊपर कर दें। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना आपने। अच्छा जी, इसको जरा, हाँ जी, सबसे पहले आपको बेटा बॉक्स नजर आ रहा है, ये मुझे जूम करके इसको पढ़ाना जरा। हाँ जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे ये बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या करना है? मैंने अपने सैंपल को डाल देना है। मेरा मेरा इस टाइम सैंपल कौन है? नियॉन। मैंने इसमें नियॉन डाल दी। अच्छा, मैंने जानबूझ के इसके रंग रखे हैं ताकि आपको पता चले, जो नीला रंग है वो नियॉन 20 को शो कर रहा है, लाल रंग नियॉन 21 को शो कर रहा है, और सब्ज रंग नियॉन 22 को शो कर रहा है। ऐसे रंग नहीं होते, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसमें कलर रखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर हमारा सैंपल गैस है तो बहुत अच्छा है, अगर हमारा सैंपल लिक्विड है, लिक्विड भी तो हो सकता है ना सैंपल, तो लिक्विड को पहले गैस में कन्वर्ट करना शर्त है। और अगर हमारा सैंपल सॉलिड है तो फिर उसको पहले लिक्विड, और लिक्विड को फिर किसमें? गैस में। यानी जो भी आपने सैंपल प्लेस करना है, शर्त यह है कि वो सैंपल गैस में होना चाहिए, तब यह मशीन काम करेगी। अगर सैंपल लिक्विड में है, सॉलिड में है, तो यह मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसको कोई भी केमिकल का अगर आपने सैंपल देना है तो वो गैस की फॉर्म में देना है। अच्छा, बहरहाल ये मैंने सैंपल दिया नियॉन गैस का, नजर कुछ नहीं आ रहा मुझे, मैंने खुद रंग लगाया इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये सैंपल जाएगा आगे मेन मशीन की तरफ। इस मेन मशीन के अंदर बेटा अगर आप इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को देखो, तो इस पोर्शन के अंदर ये एक टर्मिनल लगा हुआ है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, और ये एक टर्मिनल लगा हुआ है जिसपे बैटरी का नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से बात को सुनिएगा, फुल स्क्रीन करके भी दिखा दें। ये दो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक को मैंने प्लस के साथ कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे को मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब सैंपल क्या करेगा? सैंपल तो न्यूट्रल है, सैंपल पे किसी किस्म का चार्ज नहीं है, तो सैंपल गैस की तरह मूव करता जाएगा और आगे चले जाएगा। जैसे ही आगे जाएगा तो इस हिस्से को जरा गौर से देखो, इसके नीचे एक ब्लू कलर की सरफेस लगी हुई है। ये जो ब्लू कलर की सरफेस है ये इलेक्ट्रॉन ट्रैपर है, इलेक्ट्रॉन ट्रैपर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रैपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रैपर हम उस सरफेस को कहते हैं जिसमें शदीद इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन ट्रैपर पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। फुल स्क्रीन करें जरा।
ये ब्लू कलर का आपको जो रॉड नजर आ रहा है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बिल्कुल इसके सर के ऊपर एक रेड कलर की कॉइल लगी हुई है। अब देख रहे हैं रेड कलर की कॉइल, ये जो रेड कलर की कॉइल है बेटा इसको हम टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं। टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन एक मेटल का नाम है। और इस वायर को मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया, इस वायर को मैंने जरा जूम करके दिखाया ऊपर, जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए, स्क्रीन में लेके आए, ये देखिए ये इस मैंने वायर के अंदर क्या है जरा मैंने वो जूम करके दिखाया है। थोड़ा पिक्चर को नीचे करें, हाँ जी ये देखिए ये वायर को मैंने जूम करके दिखाया है, फुल स्क्रीन करते हैं। अब इस वायर के अंदर चूंकि मेटल है तो मेटल के अंदर बेटा क्या मौजूद होते हैं, आपको ब्लैक ब्लैक कलर के क्या नजर आ रहे हैं, शाबाश, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। मेटल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होगा क्या, बिल्कुल इस रेड कलर की वायर के नीचे इलेक्ट्रॉन ट्रैपर पड़ा है। अब मुझे स्क्रीन में लेके आए, अब देखें ये ऊपर वो टंगस्टन है, नीचे इलेक्ट्रॉन ट्रैपर है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रैपर क्या करेगा, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऊपर मेटल में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रैपर को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रैपर क्या करेगा, ऊपर मौजूद मेटल में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से आप देखो, गौर करो, ये ब्लैक करके एरो क्या शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बड़ा तेजी से ऊपर से कहां मूव कर रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं। फुल स्क्रीन करके दिखाएं, समझ गए हो। तो इसका मतलब टंगस्टन में से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नीचे बुछाड़ करेंगे, गोलियों की तरह चलेंगे ऊपर से नीचे। अब क्या होगा, अब स्क्रीन में लिखें, अब सैंपल जैसे ही इस हिस्से में शामिल होगा, सैंपल पीछे से चलता चलता जैसे इस इलाके में आएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बुछाड़ होगी। तो जब सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बुछाड़ होगी, जब सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बुछाड़ होगी तो सैंपल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की बुछाड़ होगी तो सैंपल आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज, सैंपल आयोनाइज हो जाएगा। सैंपल आयोनाइज होने का मतलब क्या है, पहले भी आप लोगों ने कैथोड रेस में पढ़ा हुआ है ये, कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गैस के साथ टकराएंगे तो गैस के भी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे ना, तो गैस के सैंपल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो सैंपल अच्छा खासा न्यूट्रल था, जैसे सैंपल इस हिस्से में आया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहे थे, जिससे हुआ क्या, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का और गैस सैंपल का आपस में टकराव हुआ, और उस टकराव की वजह से गैस के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब टकराए तो गैस में से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। जब किसी सैंपल में से, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो सैंपल के ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसे, इस स्टेप को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन, क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। इसको ऊपर करें जरा। अच्छा जी, बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझ रहे हैं। अब इसका मतलब सैंपल पे देखो, अगर गौर करो तस्वीर में तो प्लस 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 चार्ज आ चुका है। नियोन गैस के जो 3 तरह के आइसोटोप थे, तीनों पे प्लस 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 चार्ज आ चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक शख्स को पीछे से धक्का दिया जाए और आगे से उसका हाथ पकड़ के खींचा जाए तो वो आगे गिरेगा या बहुत दूर जाके गिरेगा, अपने अपने टीचर्स को बताएं। अगर एक चीज को पीछे से धक्का भी दिया जाए और आगे से उसको खींचा भी जाए तो शाबाश, वो डेफिनेटली धक्का दिया है आगे ही जाएगा, खींच भी आगे रहे आगे ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ा आगे नहीं जाएगा, दूर तक आगे जाएगा। अब जरा गौर करो, सैंपल पे क्या चार्ज है, प्लस। पीछे जो प्लेट्स हैं ब्लैक कलर की, उन पे भी क्या चार्ज है, प्लस। जल्दी बताओ, ये प्लस प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट्स क्या करेंगी, सैंपल पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज को धक्का देंगी, रिपेल करेंगी। और आगे नेगेटिव प्लेट्स, शाबाश, नेगेटिव प्लेट्स क्या करेंगी, नेगेटिव प्लेट इन पॉजिटिव चार्जेस को खींचेंगी। तो पीछे से धक्का मिल रहा है और आगे से क्या मिल रही है, अट्रैक्शन, जिसके बायस ये सैंपल यहां रुकेगा नहीं, आगे निकल जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे,
होंगे, लेकिन चूंकि पीछे से धक्का भी मिल रहा है तो इसलिए यहां रुकेंगे नहीं, आगे निकल जाएंगे। अब तस्वीर को आगे करो। अच्छा, काइंडली मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है, टीचर से, यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है कि यहां तक पहुंच गए हैं सैंपल, यहां तक बच्चों को आप पूछ लें, कोई मसला है, कोई रिकॉल करना है, कोई पूछ ले, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके, सब कुछ क्लियर है जी। रेनेसेंस स्कूल, क्या सवाल है आपका यहां तक? सर प्लीज एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। कहां से, शुरू से? मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं। सैंपल लिया, सैंपल लिया, क्विकली रिकॉल कर रहा हूं। सैंपल लिया, सैंपल को एंटर किया, सैंपल उस इलाके में आया जहां से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार हुई, सैंपल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सैंपल धक्का लगने की वजह से आगे निकल गया। अब जब सैंपल यहां निकला, पीछे करें आप तस्वीर को, आगे लेके जाए। अब आगे बड़ी मजेदार चीज है, सैंपल को आगे पतली गली में, पतली गली, ये पतली गली का मतलब क्या है? और तस्वीर को इधर करें, ये देखो। अब आगे मशीन का एक ऐसा एरिया आ गया है जो बहुत बारीक है। यह बारीक एरिया क्यों रखा गया है, बात को समझने की कोशिश करें। ईद का दिन है, अनारकली बाजार है, चांद रात है, खवातीन ही खवातीन है, और अचानक वहां पर बहुत बड़ी दुकान है स्टारलेट जूतों की, उस पर लिख दिया गया है 80% ऑफ, 80% ऑफ। तो खवातीन क्या करेंगी? खवातीन डेफिनेटली दुकान पे हमला कर देंगी। अब दुकान पे हमला हो गया, ऐसा तो अब दुकान पे हमला हो गया, वो तो गई दुकान। तो वो दुकानदार क्या करते हैं अक्सर, अनारकली वाले, वो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आगे बैरियर्स लगाते हैं। जैसे आप पार्क्स में जाओ ना, बड़ी बड़ी पार्क्स में, तो एंटर होने के लिए ना वो एक चरखी होती है, वो आप जाते हैं ऐसे घूमते हैं, फिर आप ऐसे जाते हैं। याद आ रहा है आपको? वो क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है रश कंट्रोल हो जाए। तो पीछे से जो रश आ रहा है, पीछे से जो रश आ रहा है, उस रश को कंट्रोल करने के लिए हमने आगे जगह पतली कर दी, छोटी कर दी है जगह, ताकि रश कंट्रोल हो जाए। अगर ये जगह बड़ी रहेगी तो रश कंट्रोल नहीं हो सकता। ये जगह छोटी करने का मकसद समझ आ गया, रश कंट्रोल हो जाए। अब रश कंट्रोल हो गया, ये छोटी से एरिया में सैंपल जाएगा जी। ये तस्वीर को अब आगे करें, इसे बोलते हैं बीम बनाना। बीम, जैसे सूरज की रोशनी आपके घर में आ रही है, आप दीवार तोड़ दें थोड़ी सी, तो वो सुराख में से आएगी ना, एक बीम की शक्ल में आएगी। तो यही हमने किया, सैंपल को एक बीम की शक्ल दे दी। ये सारा काम, आखिरी स्टेप आ गया जी। हाँ जी बच्चों, इसको समझना है तो बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सैंपल पतली गली तक पहुंच गया, सैंपल पे प्लस चार्ज है। अब सैंपल को पास करना मैग्नेटिक फील्ड में से, सैंपल को बेटा पार करना मैग्नेटिक फील्ड में से। इस स्टेप को समझने के लिए आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे पास एक स्लाइड है, मैं लिखना चाहता हूं जी। अब देखो, मेरे पास एक स्लाइड है, ये मेरे पास स्लाइड है। इस स्लाइड पे तीन बच्चे, तीन तीन तरह के मैं बॉल रखता हूं। एक मैं ब्लू, जो कि सबसे हल्का बॉल है, इसको फुल स्क्रीन रखिएगा। एक मैं रखता हूं लाल, जिससे थोड़ा वजनी है, और एक मैं रखता हूं, ये देखिए जरा इसको, एक मिनट जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर, हम कंटेनर में से गैस को कम्प्लीटली खत्म नहीं कर सकते? कंटेनर में से गैस को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, क्या मतलब? समझा नहीं, दोबारा पूछें। सर, जैसे आपने कहा कि वो आपस में कोलाइड करते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो हम कंटेनर में से गैस को निकाल नहीं सकते? नहीं, गैस को तो हमने खुद एंटर किया ना। गैस में से तो पता करना है कितनी तरह के इसमें आइसोटोप्स हैं,
गैस को क्यों निकालेंगे हम? गैस को एंटर ही इसलिए किया है ताकि उसमें आइसोटोप्स का पता चल सके, ठीक है ना? ओके सर। ये मुझे कलर चाहिए जरा एक और। ले जी, ये 3 तरह के बॉल रखे हैं, चौथी तरह का बॉल रखने वाला हूं, कलर कहां से आएगा? ठीक, रहने दो। अब मैं रखूंगा ग्रीन कलर। शाबाश स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जवाब देना है। अब मुझे बताओ, ये तीनों बॉल नीचे मुझे स्क्रीन में लेके आए, ये तीनों बॉल स्लाइड करेंगे ऐसे ना, स्लाइड करेंगे नीचे, और इस तरफ से हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा मतलब समझते ना, एयर क्रॉस हो रही है। अब मुझे बताओ, क्या ये तीनों बॉल जब नीचे गिरेंगे तो एक ही जगह जाके गिरेंगे, या हवा की वजह से जिनमें टिल्ट आना है वो भी तो आएगा ना, मोड़ भी तो काटेंगे ना, ये हवा चल रही है इस तरफ। तो बताओ, ये तीनों बॉल एक तरह गिरेंगे या डिफरेंट डायरेक्शंस में गिरेंगे? अपने अपने टीचर्स को बताएं। शाबाश डिफरेंट सर, डिफरेंट Obviously, डायरेक्शन में। ऑब्वियसली कौन ज्यादा बेंड होगा? हवा की वजह से कौन Light ज्यादा weight. बेंड होगा? ब्लू वाला, लाइट हाँ? वेट वाला, लाइट वेट, लाइट वेट। ब्लू वो वाला। अक्सर हमारे यहाँ ना लाहौर में अक्सर स्कूलों में ये बड़ी वो जोक चलता है, जो बड़ा पतला सा लड़का होता है ना, बड़ा पतला सा लड़का होता है, हवा बड़ी तेज चले ना तो उसे बाहर जाने से ना रोकते हैं, उसे कहते हैं भाई उड़ ना जाए कहीं, ध्यान ना जरा बाहर जाए। तो बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पर कि जो सबसे वजनी होगा, वो जो सबसे वजनी होगा वो सबसे कम डिफ्लेक्ट, वो इधर गिरेगा, सबसे वजनी कम डिफ्लेक्ट होगा। लाल वाला थोड़ा ये इस तरह, ये लाल वाला कलर लेके आना जरा, ओके, ये लाल वाला यहां गिरेगा और जो नीले वाला है वो यहां गिरेगा। अच्छा बच्चों, अब इस मिसाल को जहन में रखो और अब इस तस्वीर को बड़ा करो, इस तस्वीर को बड़ा करो। शाबाश बेटा, ये अब सैंपल में किसी का मास 20 है, किसी का मास 21 है और किसी का मास 22 है। यानी सैंपल जो हमने आइसोटोप का डाला, नियॉन गैसेस का सैंपल डाला, उसमें बेसिकली 3 आइसोटोप थे, 20, 21, 22। 20 वाला सबसे हल्का है, 21 वाला थोड़ा वजनी है और 22 वाला सबसे ज्यादा वजनी है। तो मैग्नेट का काम क्या है? मैग्नेट का काम है कि चार्ज बॉडी को डिफ्लेक्ट करना। मैग्नेट का काम है चार्ज बॉडी को डिफ्लेक्ट करना, मोड़ना। जल्दी जल्दी बताओ, इनमें से मोड़ काटते हुए देखो किसका मोड़ ज्यादा कट रहा है और किसका मोड़ कम कट रहा है। शाबाश, ब्लू वाले का सबसे ज्यादा कट रहा है। तो हल्का कौन हुआ? सबसे लाइट कौन हुआ? Blue ब्लू वाला। सबसे लाइट कौन हुआ? शाबाश, ब्लू वाला। सबसे हैवी कौन हुआ? रेड, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। शाबाश। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने क्या किया? जल्दी जल्दी इसको फुल स्क्रीन करते हैं, ये मतलब इसको यहां से जूम करें। अगली स्लाइड थी, अगली स्लाइड है भाई, जूम करें जरा इसको। तो इसका मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर ने सैंपल में जो सब चीजें मिक्स थी उनको अलग अलग कर दिया। देखो, ब्लू अलग हो गया, रेड अलग हो गया, ग्रीन अलग हो गया। अब मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे टीचर्स को। शाबाश बेटा, जल्दी बताइए, मैग्नेट ने मिक्स्ड आइसोटोप जो मिक्स थे उनको अलग किया, किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? शाबाश, किस बेस पे अलग किया? शाबाश शाबाश, सोचें। हाँ जी, मैथ की बेस पे। मैथ्स की बेस पे अलहदा किया, ये पूरा जवाब नहीं है। ये इतना ठीक है मास की बेस पे, लेकिन मास के अलावा एक और चीज भी है, चार्ज भी, चार्ज भी चार्ज और है, mass। चार्ज भी है। गुड, क्योंकि खाली मास नहीं काम कर सकता। देखो ना, मास तो मेरा भी है, मैं मैग्नेट में खड़ा हो जाता हूं, मैग्नेट मुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैग्नेट कहता ही उसको है जिसके ऊपर चार्ज है। तो पूरा लफ्ज क्या हुआ कि यहां चार्ज और मास को देखा गया और उसकी बुनियाद पर अलहदगी हो गई। चार्ज सबके ऊपर था जो कि सबका सेम था, मास सबका डिफरेंट था, मतलब किसी का 20 था, किसी का 21 था, किसी का 22 था। उसकी बुनियाद पर आइसोटोप ने उसकी बुनियाद पर मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने आइसोटोप्स को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। चलो तस्वीर देख के बताओ, ये रेसिंग ट्रैक लग रहे हैं आपको? रेसिंग ट्रैक, रेसिंग ट्रैक
जैसे रेस लगाते हैं। यस सर। तो इसमें मैंने आपको याद करो वो शुरू में गाड़ी वाली मिसाल दी थी, गाड़ी और ट्रक। जो छोटी गाड़ी होती है वो ज्यादा मोड़ काट सकती है, ट्रक जो है वो थोड़ा, याद आ रहा है आपको? तो मैंने इसलिए रेसिंग ट्रैक्स बनाए हैं यस। ताकि आपको गाड़ी के साथ समझ आ जाए। तो जो लाइटर होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा ज्यादा, जो हैवी होगा वो कम। अब मुझे अगली बात बताओ, फुल स्क्रीन करो, किस ट्रैक पे ज्यादा लोग चल रहे हैं? मतलब कि आप मुझे बताओ, ये ब्लू वाले पर। हाँ, ब्लू वाले ज्यादा हैं, इसका मतलब उनकी कंसंट्रेशन भी क्या है? ज्यादा है सैंपल के अंदर। ब्लू वालों की कंसंट्रेशन सैंपल में क्या है? शाबाश, ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कौन है? ग्रीन। ग्रीन वालों की कंसंट्रेशन Green, दूसरे नंबर नहीं, पे red. है। और सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी है? रेड। रेड। अब वेरी गुड, शाबाश। आखिर पे आ जाओ, आखिर पे, आखिरी हिस्सा इधर देखें भाई। ये जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्टर क्या करता है? ध्यान से सुनो। डिटेक्टर पे पड़ेगा, डिटेक्टर पे क्या गिर रहा है? चार्ज। जहां चार्ज गिरता है, आपके टीचर्स आपको बताएंगे इस चीज को कि वहां करंट पैदा होता है। करंट पैदा होता है, चार्ज जहां गिरता है वहां करंट पैदा होता है। अब जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, सबसे ज्यादा करंट 3 पॉइंट्स पे चार्ज गिर रहा है, 1 2 3। ये जो 3 पॉइंट है, एक जहां ब्लू गिर रहा है, एक जहां रेड गिर रहा है, एक जहां ग्रीन गिर रहा है, सबसे ज्यादा करंट कहां पैदा होगा? सर ब्लू वाले में। क्यों? ब्लू। वजह क्योंकि उसमें ज्यादा चार्ज क्योंकि वो कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, चार्जेस की तादाद ज्यादा है। अच्छा Yes. जी, गुड हो गया। अब जल्दी मुझे बताओ, टोटल करंट का अगर मैं ये कहूं, टोटल करंट का 92%, टोटल करंट जो तीनों पीक्स की वजह से पैदा हो रहा है उसका 92% इस जगह पैदा हो रहा है, इस जगह पे ब्लू जहां गिर रहा है, टोटल करंट का 92% इस जगह पैदा हो रहा है जहां ब्लू गिर रहा है। टोटल करंट का 8%, तकरीबन 8% ग्रीन वाले की जगह पैदा हो रहा है। टोटल करंट का 0.25% रेड वाले की जगह पैदा हो रहा है। इसका क्या मतलब आप समझोगे? हाँ जी, कोई स्कूल जवाब दे, अपने टीचर्स को बताएं। ज्यादा चार्जेस है इसलिए इसका मतलब 92% ज्यादा है। वो तो पता है ज्यादा, लेकिन इसका मतलब टोटल 100%, अगर इनकी मिकदार को 100% समझा जाए तो 100% में से 92% मिकदार किसकी होगी? ब्लू वालों की। तकरीबन 8% मिकदार किसकी होगी? यानी जितने फीसद करंट पैदा हो रहा है, करंट पैदा होने की फीसद दरअसल सैंपल में मौजूद उस आइसोटोप की अबंडेंस को बताती है। दोबारा इस जुमले को बोल रहा हूं, करंट पैदा होने की फीसद, अगर यहां पर 92% करंट पैदा हो रहा है, इसका मतलब टोटल चार्जेस का 92% यहां गिर रहा है। अगर यहां पर 8% पैदा हो रहा है तो टोटल करंट का 8% यहां गिर रहा है। ये दिखाओ ना, आगे कंप्यूटर लगा हुआ है, कंप्यूटर सारी रीडिंग बता रहा है। आगे करो जरा, ये देखो ना, ब्लू रेड ग्रीन नजर आ रहा है तुम लोगों को? अब ये सबसे लंबी पीक किसकी है? ब्लू वाले की, क्योंकि वहां करंट ज्यादा पैदा हो रहा था। और ये जो लाल है वो है, उसमें करंट कम पैदा हो रहा था, इसलिए उसकी पीक छोटी है, उसकी मिकदार कम आ रही है। और ये जो नियॉन 22 है, ये ग्रीन वाला। अच्छा, अब चलते हैं वापस सिमुलेशन की तरफ, आइसोटोपली सिमुलेशन की तरफ। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये देखो नियॉन 20, शाबाश। इधर परसेंटेज कंपोजिशन में देखो, नियॉन 20 कितना है? 90.48, यानी के सैंपल में 90.48% नियॉन 20 होगा। कुछ बुक्स में 92% लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 91% लिखा हुआ है, सिमुलेशन में 90.48% लिखा हुआ है। सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि 90% से भी ज्यादा नियॉन 20 होता है। ये जो नियॉन 20 वाला ना, ये 0.27% है, क्योंकि वहां पे करंट ही बड़ा थोड़ा पैदा हो रहा था, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम थी। और नियॉन 22 जो है वो 9.25% है। क्या क्या पता चला? नियॉन के 3 आइसोटोप हैं,
किसकी मिकदार ज्यादा है, किसकी मिकदार कम है। मिकदार कैसे पता चलती है? करंट की प्रोडक्शन से। मास स्पेक्ट्रोमीटर मैंने पढ़ा दिया। अब इस डेटा का इस्तेमाल करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं? शाबाश, ये जरा स्लाइड पे जाएं। इस डेटा का इस्तेमाल करके, इसको जरा वापस कर दें, नॉर्मल पोजीशन में करते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल करके बेटा हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जिन्हें एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। वो हमने कल करनी है। आज हमने इस मशीन को पढ़ा। ये मशीन काम कैसे करती है, कैसे हमें अबंडेंस बताती है आइसोटोप की। मेरी तमाम टीचर्स से गुजारिश है कि वो बच्चों को इस बारे में मजीद कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आप मजीद बताना चाहते हैं वो बता दें। मेरे से सवाल करना चाहते हैं तो मैं अब सवालों के लिए ऑन हूं। जेटीएस स्कूल सिस्टम में रहीम यार खान, आपने हाथ खड़ा किया, क्या सवाल है आपका? सर जो अनस्टेबल हो उसको भी हम इस मशीन से वो पास करवा सकते हैं? देखो, अनस्टेबल का मतलब ही क्या है? वो जिंदा ही नहीं रहेगा, वो थोड़ी देर तक होगा, बाद में वो उसमें से श्वाएं निकलेंगी, वो खत्म। तो उसको इस मशीन में से पास कराने का मतलब है ये मशीन में 2-3 घंटे का प्रोसेस है। वो 2-3 घंटे के अंदर ही आइसोटोप खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, एक सवाल करूंगा सबसे, देखता हूं कितना तुम लोग इंटेलिजेंट हो। मैंने इस मशीन को ऑपरेट करने से पहले, चलाने से पहले साफ किया, अच्छी सी सफाई की, कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, हवा सारी निकाल दी, एयर ना हो बीच में। क्यों एयर को मैंने निकाला? एयर को निकालना क्यों जरूरी है? कौन बताएगा मुझे? सर ताकि एयर के एटम्स उसको डिस्टर्ब ना करें। ये कौन बोला है? जेटीएन। ब्रिलियंट स्टूडेंट, माशाल्लाह भाई। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि हमारा सैंपल खराब हो, हम चाहते हैं कि नियोन के ऊपर स्टडी करें तो नियोन ही हो ना, ये ना हो बीच में ऑक्सीजन भी आ जाए, नाइट्रोजन भी आ जाए, तो वो तो सारा सैंपल खराब हो गया। एंड पे हमें किस किस की पीक्स मिल रही होंगी? नाइट्रोजन की भी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी, वो तो फिर मसला हो गया ना। इसलिए इस मशीन को हवा से पाक करना जरूरी होता है ऑपरेट करने से पहले। और कोई सवाल हो किसी का? ये वैसे फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, मतलब हम लोग इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं। नए सिलेबस में ये 9th में शामिल हो गया, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से ना एक्सप्लेन किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद टीचर्स जो हैं वो मजीद मतलब टीचर से पूछें। आप लोग मेरे से डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं आपके लिए। शाबाश शाबाश, पढ़ें इसको, इस बॉक्स को पढ़ें।